आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। गंवार, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो, है ही क्या वहाँ। मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। रितेश, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहाँ रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते अनिल ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। रितेश, याद है ना, कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही रितेश ने जवाब दिया। तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। वॉट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं रह सकता। वॉट अबाउट माई प्राइवेसी? अनिल और संध्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। रितेश को पूरी उम्मीद थी कि पापा ना सही मम्मा तो उसका पक्ष लेंगी। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। संध्या की बात सुन रितेश को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली, बस पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अनिल अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अनिल के पिता हरिप्रसाद जी मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अनिल को पढ़ाया। हरिप्रसाद जी अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सके। तब से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे अनिल को उच्च शिक्षित बनाना। अनिल ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज अनिल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। अनिल की शादी हरिप्रसाद जी ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी संध्या से की। संध्या, एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। अनिल के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। अनिल और संध्या ने बहुत बार कहा मुंबई आने, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते, हमारा मन गांव में ही लगता है। अनिल साल में एक दो बार गांव जाता। वे लोग भी मुंबई जाते तो थे, पर ज्यादा समय नहीं रुकते। अनिल ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और संध्या वीडियो कॉल पर उनसे बात न करते हों। एक बेटे के जो फर्ज होते हैं, उन्हें अनिल बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने अनिल की मां रात को जो सोई, तो फिर सुबह उठी ही नहीं। अनिल संध्या पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने हरिप्रसाद जी बेटे का स्नेहिल स्पर्श पा फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर अनिल ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। अनिल, तेरी माँ चली गई। कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवनसाथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव गहरा, बहुत गहरा होता जाता है। शायद इसलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि अनिल सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब संध्या ने अपने ससुर हरिप्रसाद जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दोनों थे, इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। हरिप्रसाद जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। संध्या ने उनके सामने घुटनों पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं। अनिल ने निर्णय सुनाते हुए कहा और संध्या ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। हरिप्रसाद जी अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगिनी पर निर्भर थे उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर संध्या के सिर पर हाथ रख कर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ, जमीन ठेके पर देनी होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। अनिल संध्या वापस आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 17 साल का रितेश नहीं समझता था। अनिल ने कुछ साल पहले 2 BHK फ्लैट खरीदा था। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा पड़ता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं, इसलिए रितेश से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था।
रितेश को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि रितेश को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या हरिप्रसाद जी मुंबई आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी। लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे, ऊपर से टीनेज रितेश का मन समझौते के लिए तैयार न था। अगले दिन हरिप्रसाद जी आ तो गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। संध्या ने उनका सामान रितेश के कमरे में लगा दिया। रितेश मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि अनिल अपने पिता को कितना प्यार करता है। हरिप्रसाद जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने बरसों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था, ये बात अनिल और संध्या तो समझते थे, लेकिन रितेश के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। संध्या हरिप्रसाद जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां हरिप्रसाद जी की कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लग। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। संध्या ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा, आप जाए, मैं यहीं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ, कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। हरिप्रसाद जी पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले सामने अनिल खड़ा था। हरिप्रसाद जी के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा, आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची, तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज्यादा नहीं। हरिप्रसाद जी अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। रितेश के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना अनदेखा कर देते। रितेश हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था या शायद करना नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। अनिल और संध्या को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले संध्या ने हरिप्रसाद जी और रितेश दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। रितेश, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, रितेश ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। हरिप्रसाद जी गीता का पाठ कर रहे थे और रितेश अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब हरिप्रसाद जी को भूख लगी। उठकर देखा तो रितेश हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था, इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज तक सुनाई नहीं दी। हरिप्रसाद जी वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और रितेश अब भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। हरिप्रसाद जी उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गर्म करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे, ना जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। रितेश दौड़कर रसोई में आया और वहां का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है, ना कोई प्राइवेसी छोई है, ना सुख चैन। गंवार कहीं के। हरिप्रसाद जी अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे, ऊपर से रितेश का चिल्लाना। निरीह पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर रितेश की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा शिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने अनिल और संध्या को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। संध्या रितेश को धकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं ना? आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा। संध्या, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित हरिप्रसाद जी ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है,
मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। संध्या ने खाना लगाकर पहले हरिप्रसाद जी को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। अनिल बिल्कुल खामोश था और संध्या ने भी रितेश को कुछ नहीं कहा, इसलिए रितेश को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, हरिप्रसाद जी बुझे हुए आहत थे। अनिल भाव शून्य दिख रहे थे और संध्या हरिप्रसाद जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं रितेश के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद अनिल बोला, रितेश तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे, तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव? क्यों? अब वहाँ क्या है? दादू भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो, है ही क्या वहाँ? मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। रितेश, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहां रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते अनिल ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है, वो मेरे पिता हैं। जिन्हें तुम गंवार बता रहे थे, उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर अनिल, बच्चा है वो। हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूं? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की, तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके, उन्हें गंवार कहकर भी इसने कोई गलती नहीं की है। रितेश, जिन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा, सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? संध्या बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो अनिल से सहमत हैं। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं रितेश। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना। मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। मेरे चैनल को पिलिच पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।